गुड आफ्टरनून सभी को भाई, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि ईवीएस संक्षेपण किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। खाली स्थान के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्किल्स, दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका एनवायरमेंटल सोर्सेज और चौथा ऑप्शन है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो आपका विस्तारित रूप है और शॉर्ट फॉर्म है आपका ईवीएस, ठीक है, और इस सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कक्ष में होने वाले अधिगम को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका कि बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। चलिए सभी लोग लिखेंगे आंसर फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और लिंक शेयर कर दो ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन का पालन करें, क्योंकि हम कभी भी कड़े अनुशासन का, कठोर अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, उससे बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बच्चे बोल नहीं पाएंगे, अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे अपनी बातों को, या जो चीज़ें हैं वो ढंग से सीख नहीं पाएंगे। हम कभी भी ज़्यादा अनुशासन, कड़े अनुशासन, कठोर अनुशासन, ये निगेटिव टैग वर्ड है, इस चीज़ को भी याद रखें। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा है वो उन्होंने निगेटिव वाला ही आपसे पूछा है। इसके अलावा बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों में मोटिवेशन की बात कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य किस में सुधार करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका अवलोकन कौशलों में, दूसरा है संवेगात्मक कौशलों में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका चिंतन कौशलों में, और चौथा ऑप्शन है बोलने संबंधी कौशलों में। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। 3 बजे क्लास होगी और 11 बजे क्लास हो चुकी है, हुई थी आज क्लास आपकी। सर आपका नोट्स बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया नियाज़ जी, थैंक यू वेरी मच फीडबैक देने के लिए। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे चिंतन कौशलों का सबसे ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि जो बात की है उसने वो की है गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्नों की। तो जो आपके कल्पनाप्रक प्रश्न होते हैं वो आपके चिंतन कौशलों में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि जब आपको जांच पड़ताल वाले या आपके कल्पनाप्रक प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको चिंतन करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंतन कौशल आपका बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है आपका वो है यहाँ पे आपका कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों में हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है यहाँ पे, पहला जो उसने यूज़ किया है आपका उपागम, वो क्या है, पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना। दूसरा है आपका कि विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा है आपका यहाँ पर कि शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागम का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, तीसरा है आपका दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, और चौथा है आपका कि शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। बिल्कुल आपको लोग आंसर एकदम बढ़िया कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, क्योंकि उसने जो उपागम यूज़ किया है वो बहुपागम है। देखिए उसने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो वृत्तचित्र भी प्रयोग किया है, फिर उसने यहाँ पे तस्वीरों का प्रयोग करते हुए डेस्क्रिप्शन यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया है, और वो भ्रमण पर भी लेकर गई है उसको। तो जब वहाँ पर भ्रमण पर ली गई है तो वो वास्तविक ज्ञान भी वहाँ पर बच्चों को मिला। तो तीनों इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया है उसने, बहुपागम यानी कि सभी बच्चे उससे लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण
प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तीसरा है आपका कि शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना करने के लिए कहना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। कितने क्वेश्चन से ये आपका स्टार्ट हुआ है? आप 76 से स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि 75 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो आज जो स्टार्ट हुआ है वो 76 से क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका राइट होगा। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, क्योंकि जो खेल होते हैं मेनली वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, यानी कि वो तो बच्चों को आप खिलाएंगे तो ही आपको बेनिफिट है। बाकी कोई याद करने की रटने की चीज़ तो है नहीं कि भाई खेल के नाम याद कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, उससे कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे और फिर उसने अधिकतम भागीदारिता की बात की है, तो जब बच्चों को आप खेल खिलाएंगे वहाँ पे ले जाके, तो सभी बच्चे क्या होंगे? आपके सभी सहभागी हो जाएंगे, यानी कि सभी पार्टिसिपेंट बन जाएंगे वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं करता? तो समुचित कार्य नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकनों को दर्ज करना। तीसरा है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। और चौथा ऑप्शन है आपका कि जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। किस ईयर का है ये? आपका 2014 का है, सितंबर 2014। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो उसने बात की है, उसने रूपात्मक आकलन की बात की है कि रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। ये जो है यहाँ पे आपका रूपात्मक आकलन नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार का डिस्कशन है, ना कि आकलन है। ठीक है, एक मिनट यार, इसने रूपात्मक आकलन के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा हटके बनाया है। आई थिंक मुझे लग रहा है, अगर निगेटिव की बात करें तो पहला ऑप्शन राइट जाएगा। यहाँ पे पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड की अगर हम बात करें तो शब्दावली और परिभाषाएं या व्याख्या भी आपका नेगेटिव ही होता है, तो पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव होगा यहाँ पे। लेकिन रूपात्मक आकलन के तरीके से क्वेश्चन आपको, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन अच्छा है ये। इस तरह का क्वेश्चन रूपात्मक आकलन के बारे में नहीं बनता, क्योंकि रूपात्मक आकलन जो होता है वो आपका कक्षा में होता है, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, तो यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। तीसरा है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ में जोड़ना। और चौथा ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे नोट्स चाहिए। वेलकम है पूनम जी। नोट्स के लिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बताया है, उस पर मैसेज करना होगा आपको। एक बार मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। देखिए इसमें जो आपका आंसर राइट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में बच्चों की मदद करेगा, क्योंकि जो आपका भ्रमण होता है वो वास्तविक अनुभव ही उपलब्ध कराता है आपका। यानी कि आप भ्रमण करा रहे हैं तो वहाँ पे वास्तविक चीज़ें दिखा रहे हैं, बिल्कुल रियल जो सामने है, तो उससे बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़ती है वो नॉलेज, और वास्तविक ज्ञान बच्चों को वहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है वैसे। चलिए थर्ड ऑप्शन राइट होगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर सब लोग।
तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद में उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे के सामने जो है बिल्कुल वास्तविक चीज़ होगी। जब बच्चे अपना टिफ़िन बॉक्स देखेंगे, उसके अंदर जो भी खाना है उनका, उसको देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और उसी के बारे में जो है बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर टीचर क्या करेगा, टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, तो वो वास्तविक अनुभव हो जाएगा। एक प्रकार से रियल चीज़ से उसको, उस ज्ञान को जोड़ दिया आपने, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे, जो कि क्रम से लिखे हुए नहीं है। आपको क्रम से बताना है कि सही क्रम कौन सा है यहाँ पे आपका। चलिए, प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो कौन सा सही क्रम क्या है इसका आपको ये बताना होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे पहले आप रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं और उसके लास्ट में सबसे प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं आपका। और अगर इसमें मूल्यांकन और जोड़ दिया जाए तो वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। तो अगर इसमें कोई एक ऑप्शन और जोड़ दे वो कभी एग्ज़ाम में, तो मूल्यांकन वगैरह या आकलन वगैरह, तो वो सबसे लास्ट में आप उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका प्रश्न, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। तीसरा ऑप्शन है आपका कि घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें। और चौथा ऑप्शन है आपका कि अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जाँच कराएँ। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर सब लोग। 3 बजे आपकी क्लास होगी सीडीपी की, तो 3 बजे भी लाइव रहें सब लोग। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है आपका, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। जब सार्वजनिक, जैसे कि ऑटो हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो जब आप सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो सड़क पर वाहन कम निकलेंगे, क्योंकि सार्वजनिक साधनों में क्या है, बहुत सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठते हैं। जब एक ही गाड़ी चलेगी तो प्रदूषण कम होगा। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक व्यक्ति सहयोग दे पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिक हस्तप्रक अनुभव प्रदान करना। दूसरा है आपका लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा है आपका अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। और चौथा ऑप्शन है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर। 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे धीरे धीरे, मतलब एक एक करके कर रहे हैं ना हम। अभी 2014 तक के सारे हो चुके हैं, 2011, 12, 13 और ये 14 का चल रहा है। तो अभी कल फिर इसके बाद 15 का करेंगे, तो सभी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला नहीं होगा। हालांकि हस्तप्रक अनुभव पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसने प्रश्न क्या पूछा है हमें ये देखना पड़ेगा। इसने पूछा है जिज्ञासा जागृत करनी है, और जिज्ञासा अगर जागृत करनी है तो प्रश्न पूछो। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको भी, आपके अंदर जो है, मुझे जिज्ञासा उत्पन्न करनी हो तो मैं आपसे कोई भी एक प्रश्न पूछ लूँगा, फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब इसका आंसर क्या होगा। ये कोई ऐसी चीज़ मैंने आपसे पूछ ली जिसका आपको नहीं पता, तो आपके अंदर उसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, अगर आपको उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। दूसरा है बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तीसरा है आपका शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट होगा आपका
कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सिंपल सी, जो यदि और तो वाले प्रश्न होते हैं, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, यदि और तो वाले प्रश्न, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे यदि और तो वाले प्रश्न, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये चिंतनपरक प्रश्न होते हैं। जैसे कि यदि पानी ना हो तो क्या होगा, यदि धरती से पेड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कल्पना करनी पड़ती है, चिंतन, तो इन कौशलों का बढ़ावा यहाँ पे मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। मैथ ट्रिक वीडियो कैसे मिलेगा? मैथ पेडागोजी की अगर मैं बात बताऊं तो मैथ पेडागोजी की मैंने डाली हुई है वीडियो, आप लिखना हाउ टू सॉल्व मैथ पेडागोजी, ऐसे ही डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर लेना, सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट की क्लास भी मैंने स्टार्ट की थी, लेक्चर वीडियो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है कुछ लेक्चर वीडियो, कुछ अभी और कराएंगे आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराएं कि वो चीज़ों को खोजें और सीखें, क्योंकि सर्वेक्षण का मतलब ही यही है कि आप खोज कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही यही है आपका कि बच्चे को आप खोजने का और सीखने का मौका दे रहे हैं। फिर दूसरी बात, अवसर जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि वृक्ष की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला है आपका यहाँ पर ए, प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी है आपका वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी है आपका यहाँ पर वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। डी है आपका कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी के भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है? तो ए है, बी है, सी है, फिर डी है, जल्दी बताएंगे कौन सा है। टैगवर्ड काम कर रहा है मनीषा जी, टैगवर्ड तो आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा। टैगवर्ड तो यूँ समझ लीजिए सीटेट को आप बिल्कुल आसान बना दिया आपके सीटेट को। बिल्कुल आप लोग साथ में जुड़े रहें तो आपका सीटेट 100% निकलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट तो चुटकियों में निकलवा दूंगा मैं आपका, मुझे पता है कहाँ से सीटेट आता है और क्या आपको सिखाना है। चलिए देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। लकड़ी के कटे भंडार दिखाना, लकड़ी के भंडार अगर बच्चों को दिखाएंगे तो वो एक निगेटिव थिंग हो जाएगी, बच्चे के अंदर निगेटिविटी उससे पैदा होगी, इसलिए आप ये बच्चों के साथ में कभी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। सर जी रोज़ा हुआ, हाँ जी हुसैन जी रोज़े से हैं, हम लोगों का सीटेट निकालना है प्लीज़ सर। बिल्कुल तमन्ना जी टेंशन मत लो, सीटेट आपका निकलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए ना भाई, तो नोट्स ज़रूर लेना ना सब लोग, ठीक है। बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप कंफ्यूज रहते हैं बुक्स में, आप कंफ्यूज ही रहोगे क्या चीज़ पढ़ें क्या छोड़ें, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नोट्स की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं और साथ में क्लासेस, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सीटेट पास करने से, भाई कोई भी नहीं। और जबकि नंबर भी ज़बरदस्त आएंगे। जिन लोगों ने 2019 में भी नोट्स लिए थे और रेगुलर रहे, तो वो 100% लोग पास हुए हैं, 101% लोग पास हुए हैं जो लोग साथ में थे। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका पहला ऑप्शन।
उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ है, इसीलिए जो है एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी उस अवधारणा को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी मिलेगा या सॉफ्ट कॉपी? अभी तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी का कोई मतलब नहीं बनता अभी। एक तो